आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया और उस बयान पर चर्चा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। उन्होंने भारत के मुसलमानों के बारे में कहा कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ ही भागवत ने मुसलमानों को एक नसीहत भी दे डाली। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को अपने वर्चस्व वाले बयान छोड़ देने चाहिए। मोहन भागवत ने ये बात एक निजी पत्रिका को दिए गए इंटरव्यू में कही है। भागवत ने दावा करते हुए आगे कहा कि हिंदू समाज एक और युद्ध के बीच में है। यह युद्ध किसी बाहरी दुश्मन के खिलाफ नहीं है, बल्कि हमारे देश में मौजूद दुश्मन के खिलाफ ही है। इसलिए हिंदू समाज, हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए यह युद्ध हो रहा है। विदेशी आक्रमणकारी तो नहीं रहे, लेकिन विदेशी षड्यंत्र और विदेशी प्रभाव अभी भी मौजूद है। भागवत ने कहा कि क्योंकि ये एक युद्ध है तो लोगों के अति उत्साही होने की संभावना है, इसलिए भड़काऊ बयान दिए जाएंगे। और मोहन भागवत के बयान पर सियासत शुरू हो चुकी है। सभी दल अपने अपने तरीके से मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पैदा करने की बात करते हैं। जो लोग कहते हैं कि संसाधनों पे माइनॉरिटी का हक है, 10 साल सरकार चलाते हैं। जो लोग हिंदू धर्म को गालियां देने का काम करते हैं कि भगवान राम थे ही नहीं, राम मंदिर था ही नहीं, मंदिरों में लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं, दुर्भाग्य से मैं हिंदू हूँ, ये सब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के वक्तव्य हैं। तो उनको भी अपना आकलन करना चाहिए कि वो कहाँ खड़े हैं। कभी भगवान आतंकवाद कहते हैं, क्या जितनी बातें हिंदू धर्म के बारे में कहते हैं, क्या अन्य धर्म के बारे में भी हिम्मत करते हैं क्या कभी? मुसलमान अपने आप को बड़ा मानना छोड़ दें तो मोहन भागवत जी, मैं तो बड़े अदब के साथ कहूँगा, हमें अपना छोटा भाई मान लीजिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम बड़े भाई हैं, लेकिन आप तो छोटा भाई मानने को तैयार नहीं हैं। छोटे भाइयों के ऊपर जुल्म नहीं किया जाता। बीजेपी की सरकार जिस तरीके से आज माइनॉरिटीज़ के साथ बिहेव कर रही है, क्या आप इसे जस्टिफाई करते हैं? हम छोटा भाई बनने को तैयार हैं, आप हमें छोटा भाई मानने को तो तैयार होइए। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ अल्लाह से हम डरते हैं, किसी और से मुस्लिमों को डरने की जरूरत नहीं है। तो वहीं आजम खान ने मोहन भागवत के बयान पर धन्यवाद व्यक्त किया। मुसलमान अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता मुसलमान, और बेखौफ। बहरहाल वो इन मोहन भागवत हो या कोई भी हो, या प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, हम तो अल्लाह से डरते हैं। और जो हमारी जिंदगी यहाँ पर है, बहरहाल हमने देश की वफादारी के साथ जिंदगी गुजारी है। हमने जेलें काटी हैं, सीने पे गोलियां खाई हैं, फांसियां खाई हैं, लेकिन देश को बचाने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए बहरहाल सब कुछ किया है। सारी कुर्बानियां हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन हम नंबर 2 के नहीं हैं। अपनी अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है, उन्हें कहने का, अपनी राय रखने का अधिकार है संविधान के अधिकार से। मुसलमान खतरे में नहीं है, इस्लाम खतरे में नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, बस वो हम सबसे बड़े हैं, ये बात सोचना बंद कर। अब मैंने अब शेयर किया ना कि ये उनका विचार है, और जो कुछ उन्होंने अच्छी बात कही है उसके लिए उनका धन्यवाद है। और मोहन भागवत के बयान पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने भागवत के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुसलमान भारत में दोयम नहीं है। ये हम इक्वालिटी की बात करें तो आप सुप्रीमेसी की बात है, आप सुप्रीमेसी की दिखा रहे हैं अपनी। आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो आप रूलर है और हम रूल्ड हैं। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इक्वल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। अब उनके लिए डाइवर्सिटी एंटी नेशनल है, उनके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस परेशान कुन है। वो तो सिर्फ एक लैंग्वेज, एक झंडा, एक कल्चर की बात करते हैं। हम तो बोल रहे हैं कि भारत में डाइवर्सिटी है, भारत में हजारों कल्चर हैं, कई जबानें बोली जाती हैं, कई मजहब को मानने वाले हैं, वो उसको मानते नहीं उस चीज को। और अब बात यूपी बीजेपी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी संगठन में वार्ड से लेकर प्रदेश की टीम तक में बड़ा फेरबदल होने वाला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने न्यूज 18 से बातचीत के जरिए बड़ा बयान दिया। भूपेंद्र चौधरी बोले कि वार्ड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष
प्रदेश पदाधिकारियों में बदलाव देखने को मिलेगा। पार्टी में पुनर्गठन की प्रक्रिया को जल्द ही पूरा किया जाएगा। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि पार्टी में हर स्तर पर बदलाव होंगे। नहीं, नीचे से लेकर ऊपर तक हम लोग पुनर्गठन की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। अब केंद्र जितना कहेगा उतना पुनर्गठन का भाग हम लोग होंगे, लेकिन निश्चित रूप से परिवर्तन हम करेंगे। चाहे वार्ड हो, चाहे मंडल हो, जिले हो, प्रदेश हो, क्षेत्र हो, सब जगह परिवर्तन होगा। आंशिक परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन पुनर्गठन जरूर होगा। थैंक यू सर। और अगली खबर शामली से, जहां पर आरएलडी विधायक अशरफ अली खान समेत 2 दर्जन समर्थकों पर धारा 144 के उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है। आरोप के मुताबिक आरएलडी के विधायक ने जलालाबाद कस्बे में समर्थकों के साथ जुलूस निकाला था, जिसकी परमिशन नहीं ली गई थी और उसको लेकर थाना भवन थाने में केस भी दर्ज हुआ था। गौरतलब है कि पिछले काफी समय से जिले में धारा 144 लगी हुई है। इसके बावजूद विधायक अशरफ अली खान ने कस्बा जलालाबाद में जुलूस निकाला था। आगरा में पुलिस ने मुठभेड़ में 50,000 के इनामी विनय श्रोतिया को मार गिराया और मौके से एक बदमाश फरार हो गया। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से कई राउंड गोली चली है। सिकंदरा के अकबर रोड पर एनकाउंटर हुआ। पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। विनय श्रोतिया के पास से एक पिस्टल, एक तमंचा बरामद की गई। वो पेशी के दौरान पुलिस कस्टडी से भाग गया था। मथुरा स्टेशन पर बच्चा चोर गैंग सक्रिय है। पिछले कुछ वक्त से स्टेशन से बच्चा चोरी की वारदात में इजाफा हुआ है। मथुरा जंक्शन से 2 साल की मासूम बच्ची को चोरी कर लिया था चोरों ने। बच्ची चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जीआरपी ने आरोपी महिला का फोटो भी जारी कर दिया है। यह घटना 6 जनवरी की बताई जा रही है। पीड़ित परिवार राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला है। पीड़ित परिवार ने जीआरपी थाने में बच्ची के अपहरण का केस दर्ज करवाया है और फुटेज के आधार पर पुलिस की 5 टीमें आरोपियों की तलाश कर रही हैं। आपको बता दें, कुछ महीने पहले भी स्टेशन से एक बच्चे की चोरी हुई थी, जिसमें बीजेपी नेता डॉक्टर सहित कई लोगों का गिरोह, उनका जिक्र सामने आया। तो सीसीटीवी में कैद हुई है बच्चा चोरी की ये वारदात। वो महिला आप सीसीटीवी में देख सकते हैं तस्वीरों में। पुलिस इसी फुटेज के आधार पर अब महिला की तलाश कर रही है। और उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिलहाल अब रुख करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ऑपरेशन जोशीमठ के लिए खुद पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रभावितों से घर जाकर मुलाकात की। कहा, हम लोगों के साथ पहाड़ों पर अंधाधुंध निर्माण को रोकेंगे। जोशीमठ के लिए सरकार ने जारी किया पहला एक्शन प्लान। हर परिवार को 1.5 लाख की अंतरिम मदद का आदेश जारी। फिलहाल 2 होटल के अलावा नहीं तोड़ी जाएगी कोई अन्य बिल्डिंग। जोशीमठ पर आज की रात भारी। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल बारिश और बर्फबारी की आशंका। वैज्ञानिकों ने कहा, बारिश ज्यादा हुई तो कई गुना बढ़ सकती है आफत। जोशीमठ में नहीं थम रहा नई दरारों का सिलसिला। कई नए घरों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में भी आई चौड़ी दरार। भूधसाव के बीच जारी लोगों को बचाने की प्राथमिकता। अंकिता मर्डर केस में कोटद्वार की कोर्ट का बड़ा फैसला। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का होगा नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट। आरोपी अंकित और सौरभ के नार्को टेस्ट वाली याचिका खारिज। और बुलेटिन में सबसे पहले बात जोशीमठ की ही करेंगे। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, जोशीमठ में कई एजेंसियां दरारों की जांच कर रही है और एक रिसर्चर के मुताबिक हर रोज 4 मिलीमीटर के हिसाब से दरारें बढ़ रही हैं। एसडीआरएफ भी हर दिन दरारों की मोटाई नाप रही है और हर दिन ये दरार बढ़ती जा रही है।
हालांकि एसडीआरएफ के रिकॉर्ड में कई जगहों पर दरार स्टेबल यानी कि जैसी ही स्थिति में है उसी स्थिति में पाई गई है। कई जगहों पर दरारें 5 सेंटीमीटर तक चौड़ी हो चुकी हैं और 4 मिलीमीटर के हिसाब से दरारें बढ़ रही हैं। न्यूज 18 पर ये एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे रहे हैं हम। हर रोज दरारों में 4 मिलीमीटर का फासला बढ़ रहा है और ये चीजें वहां पर मौजूद लोग, स्थानीय लोग लंबे वक्त से अनुभव कर रहे हैं। लेकिन अब जब जांच की टीम पहुंची है, उन्होंने जांच की है, तो एक आंकड़ा यहां पेश किया है कि हर रोज दरार 4 मिलीमीटर चौड़ी हो रही है। कि मैं परसों से आकलन कर रहा हूँ, लेकिन अधिकांश पॉइंटों पे जो दरारें हैं वो स्टेबल है, मतलब उतनी की उतनी है। कहीं कहीं पे जैसे नई दरारें हैं, जैसे खेत पे पीछे ऊपर बिल्डिंग के पीछे खेत में थोड़ा नई दरारें आ रखी है। कहीं कहीं पे एक आध पॉइंट है जिनमें थोड़ा सा 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर बड़ी है। बाकायदा वो सेम ही है सर, अधिकांश तौर पे सेम ही है डाटा। जोशीमठ में आपदा के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पूरा प्रभावित इलाका खाली करवाया जाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देर शाम खुद जोशीमठ पहुंचे और यहां ऑपरेशन को देख भी रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से भी मुलाकात की, बात की, उनका हालचाल जाना। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को भरोसा दिया कि सरकार उनके साथ है और सभी प्रभावितों की पूरी मदद की जाएगी। प्रभावितों को हर संभव मदद दी जाएगी, इस बात का भरोसा मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। जोशीमठ पहुंचने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और जोशीमठ की पूरी जानकारी अमित शाह को दी है। अमित शाह ने सीएम धामी से रेस्क्यू ऑपरेशन और इस वक्त की स्थिति के बारे में जानकारी दी। केंद्र सरकार जोशीमठ में पल पल की घटनाओं पर नजर बनाए हुए है और आज जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की है, उनको यहां के मौजूदा हालात की जानकारी दी है और साथ ही साथ आगे जो एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है उसके बारे में भी जानकारी उन्होंने साझा की। और इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो जोशीमठ के लोगों के साथ पूरी सरकार के साथ खड़े हुए हैं और इसीलिए जोशीमठ पहुंचे हैं। जी हां, सीएम धामी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि पूरा जोशीमठ इस आपदा की जद में है, एक इलाका है और उस पूरे इलाके के लोगों का पुनर्वास होगा। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि पहाड़ों पर हो रहे अंधाधुंध निर्माण को रोका जाएगा और पहाड़ों के शहरों की केयरिंग कैपेसिटी क्या है, बियरिंग कैपेसिटी क्या है, ये जांच कराने के बाद ही वहां आगे के निर्माण को इजाजत दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने तमाम जो कार्यक्रम थे उनको रद्द कर जोशीमठ पहुंचे हैं और आज रात मुख्यमंत्री जोशीमठ में ही प्रभावितों के बीच रहने वाले हैं। सर, आज आप सडनली जोशीमठ पहुंचे हैं, लगातार अपडेट आप ले रहे थे। देखिए, ये लगातार इस प्रकार की बातें आ रही हैं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि जोशीमठ वालों के लिए भी और पूरे हिंदुस्तान भर के लोगों के लिए भी कि जोशीमठ पूरा खतरे में है, पूरा उत्तराखंड खतरे में है। तो हमारे सभी अधिकारी प्रदेश स्तर के यहाँ के सब लोग यहाँ पर लगातार कैंप कर रहे हैं और मैं भी आज इसीलिए आया हूँ कि आगे चलकर हमारा यहाँ पर 4 धाम यात्रा भी चलने वाली है, ओली का हमारा इंटरनेशनल इवेंट्स भी होने वाला है। तो इस बातों को ध्यान में रख के हम लोगों को, सब लोगों को जो है जो बातें हैं वो आगे बढ़ानी चाहिए। और हम लोग आपदा के, चूँकि हमारा प्रदेश ऐसा है कि हर वर्ष हमको आपदाओं से जूझना पड़ता है, आपदा ग्रस्त हम लोग रहते हैं, तो आपदाएं हमारे यहाँ लगातार होती हैं। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और कि जो ये आपदा है, ये आपदा भी समय के साथ आगे बढ़ जाए, लोगों का पुनर्वास हो, लोगों की सहायता हो, उस पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। सर, मुआवजे को लेकर अलग अलग मत आ रहे थे सामने। कुछ लोग चाहते कि हमें कंपनसेशन दिया जाए, कुछ लोग चाहते कि ऐसे विस्थापन किया जाए, क्या तय? उसका हम लोग सब आकलन कर रहे हैं। अभी अंतरिम रूप से जो एक धनराशि यहाँ पर घोषित की गई है उस राशि को हम लोग देंगे और उसके बाद जो भी यहाँ कर बाजार मूल्य हैं या अन्य जो भी वरुणावत के समय में या केदारनाथ आपदा के समय में जो तय हुआ है उसी के आधार पर जो सरकार सबसे अच्छा कर सकती होगी वो हम लोग करेंगे। सर, विंटर गेम्स अपने तय समय पर
हाँ, अभी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि सब ठीक हो और विंटर गेम्स सही समय पर हों और आप सब लोग भी इस बात को जो है पूरे विश्व के सामने रखें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट की है ये बात कि जो जोशीमठ डिजास्टर है वो धीरे धीरे उसको वो अपनी जगह पर आ जाएगा, लोगों का पुनर्वास यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो ओली विंटर गेम्स जो फरवरी में प्रस्तावित थे वो अपने नियत समय पर होंगे। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 जोशीमठ। आज जब जोशीमठ दर्द में है तो सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि जोशीमठ को कैसे मदद दी जाए। इसके लिए पूरा प्लान बनाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए एक मीटिंग भी की है और कई बड़े फैसले भी लिए हैं, जिसके बाद 1.5 लाख रुपए की हर प्रभावित परिवार को अंतरिम मदद दी जाएगी। 50,000 रुपए परिवारों को तत्काल दिए जाएंगे और 1 लाख रुपए कुछ समय बाद दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि पुनर्वास को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग वन टाइम सेटलमेंट की मांग कर रहे हैं। सचिव ने साफ किया कि लोगों की राय मांगी जा रही है और लोगों की राय के आधार पर ही मंथन किया जाएगा। वहीं जोशीमठ में फिलहाल सिर्फ 2 होटल्स को ही तोड़ने की बात सामने आई, यानी कि होटल मलारे इन और होटल माउंट व्यू को ही फिलहाल तोड़ा जाएगा। किसी और इमारत को अभी नहीं तोड़ा जाएगा। तो मुख्यमंत्री के सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने पूरा प्लान बताया कि कैसे जोशीमठ से लोग निकाले जाएंगे और कैसे उनका पुनर्वास होगा और कहां-कहां पर लोगों को बसाया जाएगा। साथ ही ये भी उन्होंने बताया कि बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत क्यों मुआवजा नहीं दिया जा सकता इन लोगों को। न्यूज़ 18 संवाददाता सुनील नौप्रभात ने उनसे खास बातचीत की। लैंडस्लाइड है वो एकदम नहीं है, धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं और ये इसकी फ्यूचर का जो बिहेवियर है वो कैसे होगा अभी बताना मुश्किल भी है और एक्सपर्ट एजेंसीज जो बोलेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे का एक्शन तय करेंगे। लेकिन जो खतरे के जद में जो जोन है उसको कम्प्लीटली इवैक्यूएट करना है, उसमें तो दो राय नहीं है। और इवैक्यूएट करने के लिए टेम्पररी लोकेशन करने के लिए लोगों को एक इंटरिम रिलीफ के रूप में 1.5 लाख रुपए देने का जीवो आज जारी हुआ है। और इसके अलावा इसकी मूल्यांकन करते हुए जैसे वरुणावत में मार्केट रेट पर पेमेंट हुआ था उसी तरीके से किया जाएगा। सर, लोग जो स्टेक होल्डर्स के साथ आपकी बातचीत हुई वो बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत उनको कंपनसेट करने की मांग कर रहे हैं, उसमें क्या चीजें थी सर, इसमें क्या डिफरेंस? इन दोनों में पैरिटी नहीं लाया जा सकता है। बद्रीनाथ में मार्केट रेट के 6 गुना तक भी पैसे दिए गए थे। वो इसलिए दिए गए थे कि वहां पर सरकार का एजेंडा था, सरकार वहां का पुनर्विकास चाहते थे। अब उसमें स्टेक होल्डर्स की सहमति प्राप्त करने के लिए सरकार ने एक बहुत अट्रैक्टिव पैकेज दिया है। ये एक डिजास्टर है, इसकी पैरिटी केवल वरुणावत के साथ हो सकती है और वरुणावत में जो पैकेज दिए गए थे उसके बराबर के पैकेज यहाँ दिए जाएंगे। एक सर, अभी पुनर्वास आपके लिए बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरह से लोगों को एक मत किया जाए, फिर उनको पुनर्वास किया जाए। अभी तक क्या कार्य योजना आप लोग? लोगों की अलग अलग मत है। कुछ लोग जोशीमठ के आसपास ही सेटल होना चाहते हैं, कुछ लोगों का मत है कि थोड़ा दूर पीपल कोटी वगैरह में सेटल होना चाहते थे। जो 2 होटलियर्स हैं वो खासतौर पर पीपल कोटी जाना चाहते हैं। तो सबके विकल्प हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और हो सकता है कि ये एक मिक्सड पैकेज बन जाए, सबको अपने अपने विकल्प के अकॉर्डिंगली एंटरटेन किया जाएगा। सर, ये जो 2 होटल को डेमोलिशन करने की बात थी, अभी क्या कुछ है उसमें स्टेटस? अभी दोनों होटल स्वामियों के साथ बातचीत हुई है और उनसे अनुरोध किया गया है और मुझे उम्मीद है कि वो कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू सर। तो आप थे आर मीनाक्षी सुंदरम। आपका कहना है कि पुनर्वास के लिए लोगों के अलग अलग सुझाव मिले हैं और सरकार उन सभी सुझावों पर बातचीत करते हुए आगे बढ़ेगी। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 चमोली। और जोशीमठ से हमारे सहयोगी सुनील नौप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर हैं। आज के क्या क्या अपडेट वहां से सामने आए हैं अभी तक? देखिए, पहला अपडेट मैं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर दे दूं कि मुख्यमंत्री जब यहां पर पहुंचे वो हेलीपैड से सीधे प्रभावित क्षेत्रों में गए। उन्होंने मारवाड़ी वार्ड में जाकर वहां पे जो प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात की, वहां का हालचाल जाना। इसके बाद जेपी कॉलोनी में भी मुख्यमंत्री गए। तमाम जगह उन्होंने जो प्रभावित हैं उनसे हालचाल जाना। अभी मुख्यमंत्री ITBP कैंप में है, यहाँ पर भी ऑफिसर से बातचीत चल रही है। पत्रकारों से भी उन्होंने बातचीत की। पत्रकारों के जो तमाम सवाल थे, जो शंकाएं थी, उनका जवाब मुख्यमंत्री ने दिया। और इसके बाद भी मुख्यमंत्री बहुत सारे लोगों से मिलने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि मैं यहां पर आया हूं ताकि लोगों की जो शंकाएं हैं उनको दूर कर सके। मैं लोगों से बातचीत करूंगा, जो विवाद
होटल ढहाने को लेकर चल रहा है, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री उनसे भी बातचीत करेंगे और उनकी जो शंकाएं होंगी उनका समाधान किया जाएगा। आज दिन भर का अगर मैं रूटीन देखूं तो आज ये बात थी कि जो दोनों होटल है माउंटेन व्यू और सुनील, निश्चित ही ये राहत की बात है उन लोगों के लिए जिनके घर भी जिन पर रेड क्रॉस लगा दिया गया था और उन्हें डर था कि उनका घर ढा दिया जाएगा। हालांकि ये भी एक सच्चाई है कि वो पहले से ही खतरे की जद में, ये मकान कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन कम से कम अपनी आंखों के सामने गिरता हुआ लोग नहीं देखेंगे, ये उनके लिए राहत की बात है। अब ये बताइए, रात हो चली है और ऐसे में जो लोग सड़कों पर हैं उन्हें कहां इस वक्त रखा गया है? जोशीमठ में भी कई जगह शेल्टर हाउस बनाए गए हैं, तो क्या सभी को वहां पर रखा गया है? इस वक्त सभी वहां पर हैं या सड़कों पर भी रात बिता रहे हैं? देखिए, प्रशासन की पहली कोशिश है कि जितने भी भवन, जितने भी मकान जिन पर दरार आई है, जो खतरे की जद में है, वहां से लोगों को खाली कराया जाए। जोशीमठ में यहाँ पर भी लगभग 50 से अधिक राहत शिविर यहाँ पर लोगों के लिए बनाए गए हैं। उनको यहाँ पर होटलों में, कहीं धर्मशालाओं में, कहीं स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों में उनको ठहराया गया है। इसके अलावा जोशीमठ से कुछ दूर पीपल कोटी जो कस्बा है, वहाँ पर भी करीब 25 के आसपास कैंप प्रशासन ने लगाए हैं। वहाँ पर भी लोगों को बड़ी संख्या में ठहराया गया है। प्रशासन की कोशिश ये है कि जो भी ऐसे संवेदनशील एरिया है जो धसाव की जद में है, वहां पर किसी को भी नहीं रहने दिया जाए, क्योंकि कभी भी कोई खतरा यहां पर हो सकता है, कोई अनहोनी घट सकती है। इसीलिए एक सतर्कता बरती जा रही है इन तमाम चीजों को लेकर। आज भी हमने दिन भर देखा कि प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जी, बड़ी बात यही है कि सीएम की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि अभी जो राहत दी जा रही है लोगों को वो अंतरिम राहत है, अंतिम राहत नहीं है, और सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों के साथ खड़ी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जोशीमठ में आज अचानक से मौसम भी बदला है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो रही है, तो निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। वहीं जोशीमठ प्रभावित लोगों के लिए ये मौसम किसी समस्या से कम नहीं है। हालांकि प्रशासन ने मौसम के बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए राहत शिविरों में उचित व्यवस्था कराने के निर्देश दे दिए हैं। बिजली, पानी की व्यवस्थाएं ठीक करने के निर्देश भी चमोली के जिलाधिकारी की तरफ से दिए गए हैं। आईएमडी ने सूचना जारी करी है कि लाइट टू वेरी लाइट रेनफॉल एंड अगर ज़्यादा ठंड होती है तो स्नोफॉल की संभावना है। तो उसको देखते हुए उसके दो पहलू हैं जो हम आम रूप से तैयारियां करते हैं, चाहे वो अलाव की व्यवस्था हो, कंबल वितरण की व्यवस्था हो, उसके लिए हमारी टीम तैयार है। अभी सभी सेक्टर्स में, सभी वार्ड्स में हमारी टीम रेडी है। और रही बात भू धसाव की स्थिति को लेकर, सभी हमारे एक्सपर्ट्स हमारे ग्राउंड पे हैं। लगातार हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं उनसे वार्ता चल रही है, तो कोई भी ऐसी अगर स्थिति उत्पन्न होती है तो उनसे, उसके लिए हम रेडी हैं। तो जोशीमठ में संकट बढ़ रहा है, घरों में दरारें बढ़ रही हैं। ऐसे ही एक घर का न्यूज 18 ने जायजा लिया है, वो आपको दिखाते हैं। ये भू धसाव हुआ है, जिस तरीके से घर धसा हुआ है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। अपनी आंखों के सामने आप जब पाई पाई जोड़कर घर को आप बनाते हो ना, और जब ये घर इस तरीके से टूटते हुए नजर आता है ना, तो समझा जा सकता है। नीचे देखिए, सिर्फ मिट्टी मिट्टी आपको नजर आ रही है, क्योंकि नीचे की साइड भी पानी हो सकता है मैम, क्योंकि कह रहे हैं कि नीचे पानी निकल रहा है जेपी के पास। तो हो सकता है यहाँ ऊपर से जा रहा है। कहाँ पे है? जेपी की है, गवर्नमेंट की कंपनी है, यहाँ से 10 किलोमीटर। अच्छा, जयप्रकाश सेंटर। अच्छा, यहाँ पे एक है, मतलब कहा यह जा रहा है 2 तारीख से ये घर के जो हालात हैं वो धीरे धीरे ऐसे बनते हुए नजर आप जगदीश जरा ये आगे भी दिखाइए आप। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा टूटा हुआ है ये, क्योंकि ना ये रेलिंग का एरिया है जहाँ पर आप खड़े होते हो। रेलिंग क्योंकि घर में बनाया जाता है खड़े होने के लिए, ताकि घर में लोग हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। लेकिन आप देखिए किस तरीके से ये पूरा टूटा हुआ पड़ा हुआ है, धीरे धीरे करके चीजें बढ़ती ही चली जा रही हैं। अब इसी बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाकई जो जोशीमठ है वो अपना अस्तित्व किस तरीके से खोता जा रहा है, और जो लोग हैं वाकई वो रोते बिलखते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक अजीब सी यहाँ पर शांति जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अभी कहूंगी अपने कैमरा पर्सन से जरा वो भी ये दिखाए, ये भी इनका ही घर है जो नीचे की तरफ ये रास्ता गया हुआ है। देखिए ये नीचे का रास्ता गया हुआ है, आप यहाँ पर बिल्कुल खड़े नहीं हो सकते, आप यहाँ पर जा नहीं सकते, क्योंकि वाकई मुझे खुद भी डर लग रहा है। ये लग रहा है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। और अब यही है कि जब इस पूरे जगह का कहा जा रहा है कि सर्वे किया जा रहा है। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ मैं चांदनी धवन, जोशीमठ। जोशीमठ में लगभग 26 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। मनोहर बाग,
सिंघधार वार्ड, रविग्राम वार्ड, गांधीनगर वार्ड, मारवाड़ी वार्ड के आंगनबाड़ी केंद्र जो प्रभावित इलाके के अंदर हैं और इनसे कई महिलाओं का रोजगार भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में महिलाओं को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर भी आती हैं, लेकिन जोशीमठ में हो रहे भू धसाव के बाद सभी की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। जोशीमठ में समस्या केवल आवासीय भवनों की नहीं है, होटलों की नहीं है, अब स्कूलों की भी बड़ी समस्या निकलकर सामने आ रही है। इस समय हम एक आंगनबाड़ी केंद्र में मौजूद हैं और आप देखिए ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, मनोहर बाग क्षेत्र है ये, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको भी अब रेड क्रॉस कर दिया गया है, यानी कि ये भी खतरे की जोन में है। समस्या इस बात की है जो आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं उनको किस तरीके से दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि बताया जाता है कि प्रत्येक वार्ड में 10 से 15 बच्चे ऐसे होते हैं जो एक आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने के लिए आते हैं या उनकी व्यवस्थाएं वहाँ पे की जाती है। हमारे साथ सीधे आंगनबाड़ी केंद्र को जो संचालित करते हैं वो जुड़े हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? रेखा कंडवाल। जी, अगर बात करें तो क्या स्थितियां हैं अभी आंगनबाड़ी केंद्रों की आपकी, और क्या क्या यहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं? यहाँ पे आंगनबाड़ी 20 साल से मैं आंगनबाड़ी चलाती हूँ और यहाँ पर बच्चे, छोटे बच्चे 6 माह से 3 बच्चों की व्यवस्था होती है, 3 साल से 6 व्यवस्था, गर्भवती महिलाओं की देख रेख होती है, धात्री महिलाओं की होती है, किशोरी होती है। कहीं वार्ड में हम कहीं काम करते हैं, लेकिन आज ये भवन ही नहीं है और ये यहाँ पे कोई सरकारी भवन नहीं है। कुछ ये मेरे भाइयों का दिया हुआ मुझे एक कमरा है। 20 साल से मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ और आज मुझे इस तरह से ये छोड़ के जाना पड़ रहा है, और जाऊँ तो कहाँ जाऊँ और क्या करूँगी आगे। आपका परिवार का पालन पोषण भी क्या इसी से जुड़ा हुआ है? इसी से मैं अपने बच्चे का पालन पोषण इसी से करती हूँ। ऐसा कोई परिवार नहीं है मेरा कि जो मैं बहुत उससे वो करूँ। जिस तरीके से लगातार सरकार मदद पहुंचा रही है, कोशिश कर रही है कि लोगों को मदद पहुंचे, क्या आपको लग रहा है कि आपको भी कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं और उससे आप संतुष्ट हैं? अभी तो हमारे लिए कुछ भी बस कहा गया है कि सुरक्षित स्थान पर जाइए, पर कहाँ पे जाएंगे? कहाँ है यहाँ सुरक्षित स्थान? कौन सी जगह पे जाएं हम और कहाँ पे जाएं? तो आपने देखा कि किस तरीके से ये समस्याएं अब धीरे धीरे स्कूलों से की भी बढ़ती जा रही है, जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहां पर भी बढ़ती चली जा रही है। हालांकि प्रशासन ने व्यवस्था करने के दावे किए हैं और वो व्यवस्थाएं दिख भी रही हैं, लेकिन ये समस्याएं विकट है और इस दौरान कई लोगों को तो धैर्य रखने की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कैमरामैन राकेश रावत के साथ नितिन सेमाल, न्यूज़ 18 जोशीमठ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ आपदा के चलते अपना 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दे दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जोशीमठ प्रभावित लोगों के साथ है और उन्हें राहत पहुंचाने के लिए हर संभव कदम उठाया जा रहा है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने 1 महीने के वेतन का सीएम कोष में दान दिया है ताकि उससे मदद की जा सके जोशीमठ के प्रभावित लोगों की। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।